तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बाकी पिछले सभी एपिसोड से एकदम अलग, क्योंकि आज पहली बार हमारे साथ मौजूद है एक मेंटलिस्ट और एक हिप्नोटिस्ट, हिप्नो गुरु रविंदर भाई। इन्होंने मल्टीपल रियलिटी शोज करे हैं, जैसे कि इंडियाज गॉट टैलेंट, हुनरबाज, झलक दिखला जा, टीवी पे आपने इन्हें जरूर देखा होगा। और आज हम बहुत सारे मिथ क्लियर करेंगे हिप्नोसिस से रिलेटेड। हिप्नोटाइज करके आप क्या क्या कर सकते हैं, पेंडुलम लेके आप पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि नहीं, कैसे आप किसी का माइंड रीड करते हैं, कैसे किसी का फोन अनलॉक करवा सकते हैं, कैसे किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो मिथ है और जो ट्रिक्स हैं पीछे की, वो आज हम सब क्लियर करेंगे। सबसे पहले वेलकम भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू यार। और फाइनली हम बैठ ही गए, बहुत टाइम से हमारी बात चल रही थी और डेट्स मैच नहीं हो रही थी, तो हमने कहा भाई अब तो करना ही करना है ये पॉडकास्ट। बिल्कुल यार। ऐसा भी हो सकता है भाई ने हमारा माइंड थोड़ा सा हिप्नोटाइज करके डेट निकलवा ही लियो। भाई ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था? अब भाई वो मैं अपने सीक्रेट बताना नहीं चाहता। वैसे आप बता सकते हो अभी हमारे माइंड में क्या चल रहा है? हाँ हाँ बता सकता हूँ, पर मुझे लगा हम लोग पहले एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, बात करेंगे। पर ये इतना रैंडमली आपने पूछा है, एकदम शुरुआत में ही पूछ लिया। आपसे स्टार्ट करते हैं इसी सवाल से। अपने किसी भी ऐसे ओल्ड फ्रेंड के बारे में सोचो, कोई ऐसा जिसको आप मिस करते हो, बचपन का दोस्त। ले लिया, सोच लिया। सोच लिया मतलब भाई ने जितना टाइम लिया उस हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत ही बचपन के दोस्त के बारे में सोच लिया। काफी सारे हैं ना। काफ़ी सारे हैं। अच्छा ठीक है, तो जो भी नाम अभी दिमाग में एकदम से पिक हुआ है उस पे उसके बारे में सोचो। जस्ट थिंक अबाउट दैट नेम। ओके। मेरी तरफ देखो एक बार, ऐसे दाएं बाएं देखने से कुछ नहीं होगा। सो इमेजिन करो एक बड़ा सा बोर्ड है यहाँ पे, और उस बोर्ड पे ना वो नाम आप लिख रहे हो। ओके, जैसे ही मैंने बोला वो नाम आप लिख रहे हो, तो आपने ऐसे एकदम ऊपर की तरफ देखा, तो मतलब आपने जो फर्स्ट लेटर लिखा है वो आपने कुछ ऐसा करके लिखा है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, उसमें कर्व ज़रूर है एक। ओके, कितने लेटर्स हैं वो गिनो एक बार अपने दिमाग में। 5, बहुत जल्दी हो गया। बड़ा यूनिक नाम है, बड़ा ही मतलब इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ सुना हुआ सा नाम है। तो आखिरी बार आप कब मिले थे सजल से? ओ भाई ये कैसे कर दिया आपने? भाई साहब बहुत जल्दी हो गया यार, ये तो माइंड रीडिंग तुरंत सीधा फिरते स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। पर सजल से कब मिले थे आखिरी बार? ऑडियंस को ये लग सकता है कि मैं और दीपक क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं उसके पीछे की कहानी आपको बता दूं कि सर ने हमसे पहले लिखवाए थे 3 नाम, जो कि सर बाहर चले गए थे, और ये बिल्कुल एक्चुअल बात है। सर बाहर चले गए थे, तो मेरे को और दीपक को पता था पीयूष ने क्या लिखा है, तो हम भी इस बात के गवाह हैं कि बिल्कुल कोई भी किसी तरह की चीटिंग नहीं है। सर ने ना वो नाम जो हमसे लिखवाया वो चिट अभी मेरे पॉकेट में है। हाँ, वो हमसे भी 2 अलग अलग नाम लिखवाए, तो हम तब दिखाएंगे जब हम तीनों के साथ वो माइंड एक्सरसाइज। रीडिंग जब तीनों की हो जाएगी उसके बाद हम दिखाएंगे। पीयूष का तो सही है क्योंकि इसने जो लिखा है वो हमने देखा ही है। सही में, पर मिले हुए सच में मुझे बहुत टाइम हो गया, तो ये ही नाम आया था मेरे दिमाग में कि तो बस ऐसे ही काम करता है बट सर mentalism। ये कैसे काम करता है? मतलब ये मेंटलिज्म कहते हैं इस चीज को, माइंड रीडिंग कहते हैं। हाँ। तो ये कैसे काम करता है, आपने कैसे सीखा इसके बारे में, और कोई भी इंसान कैसे सीख सकता है? तो 2-3 बातें पहले मेंटलिज्म को लेके मैं बता देता हूँ। मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है। जैसे हम लोग मैजिक देखते हैं, तो जब हमको उसका सीक्रेट नहीं पता होता है तो हमें लगता है यार वो लड़की सच में हवा में उड़ रही है। लेकिन जब हमको उसका सीक्रेट पता होता है तो हमें समझ में आता है कि इसका कोई ना कोई रीज़न है, किसी वजह से ऐसा हो रहा है। पर उसका कोर नेचर क्या है मैजिक का? मैजिक, हर एक आर्ट का अपना एक कोर नेचर होता है जो आप तक वो फीलिंग पहुंचाना चाहती है। जैसे म्यूज़िक आप तक इमोशंस पहुंचाना चाहता है, जैसे डांस आप तक इमोशंस पहुंचाना चाहता है, ऐसे मैजिक ना आप तक मिस्ट्री का इमोशन पहुंचाना चाहता है। तो मैजिक मतलब एक ऐसी कला जिससे आप दूसरे के मन में मिस्ट्री वाली फीलिंग क्रिएट कर सको। और क्योंकि टाइम तेज़ी से बदल रहा है, आजकल लोग ज़्यादा साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं, माइंड साइकिक एबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो उसने जन्म दिया मेंटलिज्म को। तो बेसिकली ये मैजिक का ही एक बहुत ही साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन है ये आर्ट ही। तो बहुत लोग बोलते हैं इसमें कुछ माइंड पावर्स होती हैं या ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट है, डेडिकेशन के साथ सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस करी जा सकती है, और आप सीखना चाहो आप भी सीख सकते हो। कितना टाइम में एक एवरेज इंसान सीख सकता है? इसमें ना बिल्कुल वैसा है जैसे आप मुझे ये कह रहे हो कि यार मुझे ना डांस सीखना है, और कितने टाइम में मैं सीख सकता हूँ। अब शादी वाला डांस तो आप 2 स्टेप में सीख जाओगे,
अब आप मुझे बोल रहे हो मुझे प्रोफेशनल डांसर बनना है, तो आपको 2 साल भी लग सकते हैं, वो आपकी डेडिकेशन है। ऐसे ही मैजिक और मेंटलिज्म का है। सिंपल ट्रिक्स आप आसानी से सीख सकते हो, लेकिन आपको टाइम चाहिए। बड़ी ट्रिक्स करनी है, अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना है, प्रोफेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है, तो आपको टाइम चाहिए उसके लिए। सर जैसे मैजिक के लिए कहा जाता है कि वो तुम्हारी नज़र बंद कर देते हैं, तुम जो देखना चाहते हो वही तुमको दिखाते हैं, तो एक्चुअली यही है? मतलब अगर कोई बंदा उड़ रहा है तो हमें कुछ चीज़ दिखेंगी नहीं जिससे वो उड़ रहा होगा। आम भाषा में यही कहा जाता है, पर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे मेरे हाथ की तरफ देखिए। तो अब जब आप मेरे हाथ की तरफ देख रहे हो, तो मैं इस हाथ में अपनी रिंग के साथ क्या कर रहा हूँ आपको उसका पता नहीं है। तो नज़र बंद का मतलब ये है कि आपकी नज़र का फोकस इस वक्त यहाँ है, तो इस हाथ में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कोई बड़ा मूवमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा हाथ को देखो, और अब आपका फोकस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा इस हाथ की तरफ, राइट। फिर मैं आपको कहता हूँ अच्छा ये लो, ये मेरे से ले लो, तो आपने ध्यान नहीं दिया उसके बारे में, राइट। वो इसी हाथ में था, मैंने बस ऐसा फेक प्रिटेंड किया और ये लो ले लो। तो ये नज़रबंदी है। मैंने आपके फोकस को पहले यहाँ से पकड़ा, फिर यहाँ लेके गया, फिर डाइवर्ट किया, फिर ऐसे करके सिंपल ऐसा फेक मूव, बस जैसे हम रियल टाइम में करते हैं। तो मैं आपकी नज़र को इससे बांध के मूव कर रहा हूँ इधर उधर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नज़रबंदी। तो मैजिशियन का सबसे बड़ा टूल है मिस डायरेक्शन। वो आपके फोकस को एक जगह पे हुक करता है ताकि दूसरी जगह पे कुछ कमाल किया जा सके। अच्छा सर, जैसे अब आप बड़े बड़े रियलिटी शोज़ में भी गए, वहाँ पे जो मैजिशियंस को देखते आए हैं आज तक, उनके पीछे की रियलिटी समझ में नहीं आती। ऐसे वो एक बहुत बड़ा एक एक्ट करते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी मशीन्स या कुछ ऐसे टूल्स वो यूज़ करते हैं, किसी को डालते हैं, बीच से काट देते हैं, फिर वो सी थ्रू दिखाते हैं, मुंह यहाँ होता है, पैर वहाँ होता है, बीच की बॉडी होती नहीं है। व्हाट इज़ दैट? अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो प्रोसेस को जब आप जानने जाओगे तो आपको लगेगा ये सब मैकेनिकल है, लेकिन उस प्रेजेंटेशन का जो बाद में इम्पैक्ट आना चाहिए, असली मज़ा उसमें है। पर ये बड़ी ही सैड बात है मुझे लगता है कि आपने टिकट लेके, पैसा दे के टिकट खरीदा और आप मैजिक शो देखने गए और आप वहाँ पे एंटरटेन होने गए हो, लेकिन आप ये कोशिश कर रहे हो कि पता लगे ये हुआ कैसे। ये भी एक एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है, मतलब अगर देखा जाए। मैजिक आपको क्यूरियोसिटी में उलझा के रखता है। आपको लगता है कि बस ये पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया, पर वो रह जाता है। तो आप एक बार, जैसे अभी आपने मुझसे कुछ पूछा, तो आप जो नोटिस कर रहे थे मेरे अंदर, मोस्टली मैंने अभी नोटिस किया कि आप मेरी आई मूवमेंट ऐसा कुछ कर रहे थे। तो आप रीड कैसे करते हो एक बंदे को? बहुत सारे तरीके हैं। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्योंकि मैं हिप्नोसिस पढ़ाता हूँ तो उसमें एक चीज़ आती है रैंडम आई मूवमेंट, और वो रैंडम आई मूवमेंट से हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि आँखों के बारे में कहा जाता है कि आँखें आईना होती हैं दिल का। आप मन में जो सोच रहे हो आँखों से दिख जाएगा। आप जानवर को देख के बता सकते हो डरा हुआ है, खुश है, उदास है, या ये आप पे हमला करेगा या नहीं, कैसे? उसकी आँखों से। तो आँखें सबसे पहले बताती हैं। तो जब मैंने आपको बोला कि सोचो उसके बारे में, तो मैंने आपको एक हिंट भी दिया कि लाइक आपने पहला अल्फ़ाबेट लिखते हुए खुद को देखा एंड देन यू वेंट दिस। वो बहुत माइनर मूवमेंट थी। तो देन आई रियलाइज कि अच्छा ऐसा है। फिर मैंने बोला नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स सोचो। नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स आपने बोला ओके, तो इंस्टेंटली वो आपके दिमाग में आ गया। तो दैट टेल्स मी कि नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स 5 से ज़्यादा नहीं है। ये गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हर बार ये सही होगा, लेकिन उसी चीज़ को मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, और आपको कितना टाइम लगा प्रैक्टिस करने में? मतलब कितने सालों से कर रहे हो आप? मुझे तो लगभग 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। मैं बहुत छोटा था यार। मैंने पहली बार मैजिक शो देखा था जब मैं 7th क्लास में था, 6th-7th क्लास में था। स्कूल में मैजिक शो सबने देखा होता है, तो मुझे लगता था कि यार अब यही करना है। तो मैं एक मैजिक की बुक में लेके आया। वो भी कमाल की एक स्टोरी है। मेरे को ट्यूशन पे एक दोस्त ने कुछ दिन के बाद बोला, यार मैं ना मैजिक की बुक लेके आया हूँ और मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैं मैजिक की किताबें पढ़ता हूँ, तो भाई मैं तो नहीं रख सकता, मम्मी ने मेरे को पीटा है बहुत। तो उसने बोला 10 रुपये की लाया हूँ, तो 4-5 रुपये जो भी देने दे दियो। आज मेरे को ना उस बंदे का नाम भी याद नहीं है। वो शायद सामने आएगा, मेरे को उसकी शक्ल भी नहीं पता चलेगी। जो बहुत छोटे थे यार हम लोग, 6th-7th क्लास में ट्यूशन पे मिलता था वो। उसने वो बुक दिया और मेरी लाइफ का बिजनेस आज उसी से चल रहा है, मेरा घर उसी से चल रहा है। तो बड़ी यूनिक स्टोरी है। तो मुझे बचपन में मैं करता था, फिर छोड़ दिया था, फिर अब प्रोफेशनली करते हुए लगभग मुझे 8-10 साल, तो 10 साल से ज़्यादा हो गए यार। सर किसी को ना हिप्नोटाइज करने की बात करते हैं, वो एक्चुअली वो एक्ट होती क्या है, वो आर्ट क्या होती है, अगर आप बता सकते हो, और कैसे हिप्नोटाइज करते हैं? कि हमने आज तक मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में देखा है कि कुछ खिलाकर ही हिप्नोटाइज किया जा सकता है, या फिर उसके कुछ बॉडी पार्ट को लेकर हिप्नोटाइज किया जा सकता है। व्हाट इज़ द एक्चुअल सेंस बिहाइंड दैट? तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे अभी बात की आपने, तो हिप्नोसिस को लेके सबसे मेजर मिसकंसेप्शन ये है कि हिप्नोसिस इज़ माइंड कंट्रोल।
ऐसे लगता है ना कि भाई आप किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और उससे अपनी मर्जी का कुछ भी करा सकते हो, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी करा सकते हो, वो चाहे या ना चाहे उसको वो काम करना पड़ेगा। तो दैट्स नॉट हिप्नोसिस, दैट्स रिलेशनशिप। आप किसी को इस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। अगर हिप्नोसिस के जरिए आप ऐसा कर सकते तो फिर जुडिशरी की पढ़ाई लोग नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ हिप्नोसिस सीख रहे होते। आर्मी में फिर लोग जवान भर्ती नहीं हो रहे होते, देश के लिए जान दाव पे नहीं लगा रहे होते, वो हिप्नोसिस से सीख रहे होते। हिप्नोसिस पावरफुल कैसे है? हिप्नोसिस से आप माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यानी कि अगर वो कोई नेगेटिव थॉट उसके माइंड में है और वो उसको जेन्युइनली बदलना चाहता है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो और वो चीज़ें फील करा सकते हो जो वो अचीव करना चाहता है। जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, आजकल बहुत लगभग सबने सुना है ये वर्ड, और बहुत पॉपुलर बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक है, बहुत पुरानी है, तो सबने सुना है। तो हिप्नोसिस सबसे बढ़िया टूल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का। दूसरा मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है हिप्नोसिस इज स्लीप, इंसान सोया हुआ होता है नींद में। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हो तो इनफैक्ट वो सोया हुआ नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे। और हिप्नोटाइज करने से बड़ा स्किल हिप्नोटाइज होना है। अगर मैं आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ और आप उसको फील कर पा रहे हो तो आपके अंदर वो स्किल है कि आपका माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत अच्छा है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि फील करो, इमेजिन करो, एक्सपीरियंस करो कि ये जो पानी है ये मीठा है, और आप सच में उसको टेस्ट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो सेंस है टेस्ट करने का, आपका माइंड उसके साथ बहुत बेटर तरीके से कनेक्ट हो पा रहा है और आप उसको चेंज कर पा रहे हो। ऐसे ही हम अपने एक्शंस को चेंज कर पाते हैं लाइफ में। तो हिप्नोसिस इज अ वंडरफुल साइंस टू इन्फ्लुएंस माइंड, नॉट टू कंट्रोल माइंड। अच्छा, और जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि कोई पेंडुलम लटका हुआ है, क्लॉक लटकी, और ऐसे हम हिलाते हैं और बंदा लिटरली हिप्नोटाइज हो जाता है, तो यही प्रोसेस होता है या प्रोसेस क्या होता है करने का? फिल्मों में जितना दिखाया जाता है वो बहुत ही ओवर एग्जैजरेटेड है। तो ये जो पेंडुलम वाला जो आइडिया यूज़ करते हैं लोग, ये पेंडुलम हिप्नोसिस का मैंने बताया कि उसके लिए बहुत फोकस होना पड़ता है सब्जेक्ट को, जिसको हिप्नोटाइज होना है। तो फोकस होने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपका दिमाग जहाँ भी दाएं बाएं है वो एक पॉइंट पे आ जाए। इसका रूट हिस्ट्री में भी मिलेगा आपको। जब हम योगा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एक बहुत फेमस प्रैक्टिस है, दैट्स कॉल्ड त्राटक। त्राटक मतलब गेजिंग, वो कैंडल को जला के उसको आप देखते रहो। बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं योगा में, या फिर ऐसे डॉट बना के कागज़ पे उसको देखते रहो, इससे आपका फोकस इंप्रूव होता है। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस डाइस को ध्यान से देखो, इसको देखते रहो ध्यान से, तो आपने नोटिस किया कि जब आप डाइस को देख रहे हो तो आसपास के सारे थॉट गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपके फोकस को मैंने हुक कर दिया एक पॉइंट पे। अब यहाँ से मैं आपके फोकस को डाइवर्ट कर सकता हूँ, आगे ले जा सकता हूँ। तो वो जो चीज़ है पेंडुलम, वो आपके फोकस को एक पॉइंट पे हुक करने का एक जरिया है। वो पेंडुलम भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, मेरा हाथ भी हो सकता है, मेरी आंख भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं आई फिक्सेशन। तो हिप्नोसिस स्टार्ट करने के लिए जनरली आई फिक्सेशन सबसे पहला स्टेप होता है। और हिप्नोसिस के यूजेस क्या क्या होते हैं भाई? क्या मतलब, जैसे कहते हैं कि आप, जैसे आप ही बता रहे थे कि कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसा मिथ है, तो कुछ भी तो नहीं कर सकते, लेकिन किस हद तक हम उसे यूज कर सकते हैं? हम लोग हर रोज़ हज़ारों बार हिप्नोटाइज होते हैं। जैसे कि आप लोग आज जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए आपने अपने आप को मेंटली रोज़ रिहर्स किया है, और हर बार आप बेटर होते जा रहे हो। या नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये करेंगे, उसके साथ ये करते हैं, इसमें ये हुआ है, नेक्स्ट में वो। एक मेंटल इमेजरी आप क्रिएट कर रहे हो, और वो जो थॉट जब पक्का हो जाएगा तो यू विल फाइंड योरसेल्फ डूइंग इट इन फ्यूचर, जिसको लोग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दैट इज़ नथिंग बट हिप्नोसिस। दूसरा, आप गाड़ी चलाते हो। पहले दिन जब गाड़ी चलाना शुरू किया था तो कितनी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी। स्टीयरिंग कैसे चलेगा, इंडिकेटर देना है, गियर नीचे करना है, ऊपर करना है, क्लच दबाना है, ब्रेकर आ गया, ये सारी चीज़ें। आज जब आप गाड़ी चलाते हो ऐसा लगता है ऑटो पायलट मोड पे गाड़ी चल रही है। दैट इज़ हिप्नोसिस। आप गाना सुनते हो, पहला पहला प्यार याद आ जाता है अरिजीत सिंह को सुन के, और सडनली यू फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट इन योर कॉलेज डेज, योर ओल्ड मेमोरीज। ना सिर्फ वो, आपको उसके इमोशन भी फील होते हैं। दैट इज़ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब है जब आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो किसी एक थॉट पे कि आप उसको फील करने लगो। क्योंकि हिप्नोसिस आपको ये पावर देता है कि आप जब किसी थॉट को फील कर सकते हो तो वो आपके अंदर चेंजेस भी ला सकता है। तो आपके कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज़, इमोशनल इम्बैलेंसिंग, ये सारे इश्यूज़ को आप सॉर्ट कर सकते हो हिप्नोसिस से। आपको कोई चीज़ छोड़नी है, कोई आदत छोड़नी है, कोई कहता है मैं मुझे चाय के बिना सुबह चाय चाहिए, कोई कहता है मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, कोई कहता है मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये सारी चीज़ों को आप इजीली छोड़ सकते हो हिप्नोसिस से। आपको कोई चीज़ डेवलप करनी है, कॉन्फिडेंस चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस चाहिए, एग्ज़ाम को लेके, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आपको फियर है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है,
पास्ट पेनफुल मेमोरीज़ हैं, कोई पुराना ट्रॉमा बार बार याद आता है, ये सब चीज़ें आप हिप्नोसिस से कर सकते हो और बहुत इफ़ेक्टिवली और इजीली कर सकते हो। आपके कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस जानते हैं कैसे लोग आपको अप्रोच करते हैं, क्या क्या बात होती है, कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ हाँ, मैं आपको एक 2-3 ऐसी केस स्टडीज़ बताता हूँ जिसमें से एक मेरी हमेशा से फेवरेट है। तो मैं उस टाइम सोनीपत में प्रैक्टिस करता था एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने एक कपल को रेकमेंड किया, वो लोग मेरे पास आए। तो प्रॉब्लम ये थी, उनका इशू ये था, वो जो लेडी थी वो जब भी कंसीव करती थी उसका मिसकैरेज हो जाता था, और दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से हेल्दी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे मेडिकल टेस्ट परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर ने बोला आप है ना स्ट्रेस लेते हो। अब वो जब मेरे पास आए तो क्योंकि उनका 3 बार मिसकैरेज की हिस्ट्री थी, तो चौथी बार क्या होगा, जब वो कंसीव करेगी तो वो पुराना ट्रॉमा तो हॉन्ट करेगा ही ना, तो ना चाहते हुए भी उसकी एनर्जी किस तरफ फ्लो करेगी, कहीं दोबारा से वैसा ना हो जाए, कहीं दोबारा से वैसा ना हो जाए। तो पहला तो ये। दूसरा, जब मैंने उसके साथ काउंसलिंग करना स्टार्ट किया, बात करना चालू किया, तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई मुझे कि मुझे लगता है हम लोग तैयार नहीं हैं अभी, वैसे हमारा सब कुछ ठीक है, लाइफ में सब ठीक चल रहा है, मैं खुद प्रोफेसर हूँ, हस्बैंड अच्छा करते हैं, हमारा ट्यूशन सेंटर मतलब कोचिंग सेंटर है, अच्छा कमाते हैं, सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ कि हम लोग रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसा है। तो मैंने नोटिस किया कि उसके अंदर ये एक फियर था कि अभी हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, एक पैटर्न था। तो मैंने उसके पास्ट हिस्ट्री के बारे में उससे बातें की। तो एक प्रोसेस होता है हिप्नोसिस में जिसको हम बोलते हैं एज रिग्रेशन। जैसे आपने देखा होगा PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, पास्ट, एक्चुअल प्रोसेस का नाम है एज रिग्रेशन। तो उसमें जैसे ये पूछते हैं अभी आप 5 साल के हो, क्या दिख रहा है? ओके। तो मैंने उसको एज रिग्रेस किया और उसने मुझे बताया, तो 3 कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इनसाइड आउटसाइड, डे और नाइट, अलोन और विद समवन। तो उसने मुझे बताया कि मैं घर में हूँ, शाम का टाइम है और मैं मेरी मम्मी के साथ हूँ, मैं बहुत छोटी दिख रही हूँ 5-6 साल की, और मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाते हुए घर का काम कर रही है और कह रही है इंसान के पास जब तक बहुत पैसे नहीं ना हो उसको शादी नहीं करनी चाहिए, और जब तक शादी कर ले तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए जब तक उसके पास बहुत पैसे ना हो। तो उसकी स्टोरी ये थी कि उसका फादर बहुत अब्यूसिव था और वो 3-4 बहनें थी, घर में हमेशा ये पैसे को लेके झगड़े चलते रहते थे, तंगी चलती रहती थी। इसीलिए वो सक्सेसफुल तो हुई, उसको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि उसने अभाव देखा है। लेकिन ये जो पैटर्न है कि जब तक बहुत सारा पैसा ना हो इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए, और शादी कर ले तो बच्चे नहीं करने चाहिए, वो माइंड में बैठेगा। वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है आप देखो कि जैसे ही वो कंसीव कर रही है, अब शादी तो हो गई, स्टेप 1 हो गया, जो शादी कर ले तो बच्चे नहीं करने चाहिए, इफ़ दिस देन दैट वाला पैटर्न, तो उसको मिसकैरेज हो जाता था। और ये उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर था वो बार बार बॉडी में वो फिनोमेना क्रिएट करता था, उस तरीके के चेंजेस, उस तरीके के हार्मोनल चेंजेस होते थे कि वो मिसकैरेज हो जाता था। ये तो इंसान सोच ही ना पाए कौन सा इतना पुराना थॉट चल रहा है मेरे माइंड में। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस। सर कई लोग तो इसे वो ले लेंगे कि मेरे पे तो दोष लगा हुआ है और ये हुआ सर है। हाँ, अगर वही मैं बोलने वाला था, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आ गया। कुछ लोग बोलेंगे जो थोड़ा टेक्निकली जाएंगे और ज़्यादा कि इसको कोई नाड़ी दोष है, अच्छा इसलिए इसके ग्रह खराब चल रहे हैं, शायद इसलिए ये कर लो या वो कर लो। आपका थॉट प्रोसेस एकदम अलग है, तो आप उसको कैसे देखते हो? अगर वो चीज़ कोई बोले कि यार हो सकता है इसको इससे ग्रह खराब हो और इसलिए मिसकैरेज हो रहा है, आप उसको कैसे देखते हो? अगेन मेरा ये मानना है, ये डिबेटेबल बात है, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहूँगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि आप घर से निकलो और आप घर के बाहर एक हांडी टूटी हुई देखो और आप देखो वहाँ पे ऐसा कुछ हड्डी वड्डी पड़ी है, और इसी घर के बाहर आप निकलो और आप इग्नोर कर दो, चलो आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो। आप 4 दिन के बाद अगले शनिवार को फिर से वैसा देखो घर के बाहर, और आप देखते हो कि अब आप घर से निकले हो और आप थोड़ी दूर गए हो, गाड़ी पंचर हो गई है। आपका नेक्स्ट थॉट क्या आएगा? उसी की वजह से हुआ है। उसी की वजह से कुछ तो करा दिया है भाई, किसी ने, जल रहे हैं लोग हमसे, किसी ने टोटका कर दिया है। ये जो फियर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये किसी भी लेवल पे जाके मैनिफेस्ट हो सकता है। तो उस चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ कि ग्रह नक्षत्र दोष जो भी जिसके भी जैसे भी हैं, सबका अपना तरीका है लोगों को ठीक करने का, लोगों को समझाने का। पर मुझे लगता है कि हर किसी के लिए अगर ग्रह नक्षत्र एक जैसा काम करते हैं तो फिर आप दूसरे देश में चले जाओ। हमारे यहाँ पे चिकन पॉक्स किसी को होता है तो हम बोलते हैं माता निकली है ना। और कमाल की बात यह है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं माता निकली है तो 7 दिन अकेले रहो, घर में रहो, तो तड़का नहीं लगाना है, नीम के पत्ते के पानी से वो, और वो लोग ठीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ देखो आप, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया, कितना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, लोग झाड़ा लगाते हैं ठीक हो जाते हैं।
लेकिन आप विदेश में जाके किसी को कहो अरे तेरे को कुछ नहीं, यूरोपियन कंट्री में चले जाओ किसी कोई बिल्कुल अलग कंट्री में, वो बोलो तेरे को जॉन्डिस हो गया है ना, कोई बात नहीं मैं झाड़ा लगाता हूँ तो ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ वो ठीक नहीं होगा। आपका बिलीफ सिस्टम इतनी कमाल की चीज़ है, इसीलिए हो सकता है आपके लिए ये पत्थर हो और जिसकी जान इस पत्थर से बची है उसके लिए ये दुनिया का सबसे चमत्कारी पत्थर हो। जैसे आपकी गाड़ी पंचर हुई, आप थोड़ी दूर आगे गए, आपको एक बाबा जी मिले, उन्होंने कहा ये ले सब ठीक हो जाएगा तेरी लाइफ में, और आप देखते हो कि भाई आपकी गाड़ी में अपने आप ही हवा भर गई। या चलो मैंने माना कि कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आने वाली थी और आप बच गए, आपको फेथ आएगा यार ये मेरा लकी स्टोन है। फिर आपने 2-3 दिन बाद फिर से कोई सिचुएशन फेस किया, आपको ये मेरा लकी स्टोन है। तो ये सब ग्रह नक्षत्र या जो भी हैं, मेरा मानना है ये सब आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कंट्रोल एंड मैनिपुलेट होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे अपने थॉट्स आप हिप्नोसिस से कर सकते हो कंट्रोल, एक फोकस कर सकते हो, बट ये कैसे पता चल, मतलब आप किसी और इंसान को कैसे उसका माइंड पढ़ के उसका इंटरेस्ट डाइवर्ट कर सकते हो, कुछ और थिंक करवा सकते हो कि वो करने लग जाए? ऐसा भी तो होता है हिप्नोसिस में, तो वो कैसे होता है? तो मैंने पहले भी बताया हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल नहीं है। अगर किसी को मेरे से कोई हेल्प चाहिए और मुझे उसकी कोई हेल्प करनी है तो उसके अंदर विलिंगनेस होना ज़रूरी है। तो पहली रिक्वायरमेंट ही ये है कि सब्जेक्ट को जो चाहिए उसको क्लियर पता हो और उसको वो सच में चाहिए हो तो आएगा। तो मेरा काम है फिर उसके दिमाग में अलग अलग तरीक़ों से उस थॉट को इतना लाइवली बनाना कि वो उसको रेगुलर बेसिस पे फील कर पाए। जैसे हम किसी को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन लोग कहते हैं मैंने मोटिवेशनल सेमिनार बहुत अटेंड किए हैं पर 3-4 दिन काम करता है उसके बाद नहीं करता। कई बार हम कोई ऐसी देशभक्ति की फिल्म देख लेते हैं, हम सोचते हैं अब देश के लिए कुछ करना है, अब फौजी बनना है, अब फौजी बनना है। अगर फौजी नहीं बन सकते तो मैं अपने लेवल पे कुछ ऐसा करूँगा कि देश के लिए मैं कुछ करूँगा। 4 दिन के बाद हम देखते हैं सुबह उठा ही नहीं जा रहा, खुद के लिए तो कुछ किया नहीं जा रहा, देश के लिए क्या करेंगे। वो जो मोटिवेशन है ना वो ऊपरी लेवल पे काम करता है क्योंकि वो आपको लॉजिक्स को जस्टिफाई करता है, आपका माइंड आपके लॉजिक से बात तो सही है यार ये करना चाहिए देश के लिए। इमोशंस तक नहीं पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो बात इमोशन तक पहुंच जाए, मैं कह रहा हूँ लोग एक दूसरे के लिए गोली खा लेते हैं, एक दूसरे के लिए जान दांव पे लगा देते हैं। किस वजह से? इमोशन की वजह से। उनको कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं अटेंड करना पड़ता एक दूसरे के लिए जान दांव पे लगाने के लिए, राइट। ऐसे ही फौजी लोग हमारे देश के लिए जान दांव पे लगाते हैं। सोचो किस लेवल का उनके अंदर मेंटल प्रिपरेशन है। तो हिप्नोसिस के ज़रिए हम उस लेवल का इमोशन क्रिएट करते हैं कि सब्जेक्ट को खुद से फील होता है अपने आप, उसके अंदर वो विल आते हैं, डिज़ायर आते हैं कि मुझे करना है। तो आप ऐसी मोटिवेशन दे सकते हो कि भाई बंदे का जिम जाने की मोटिवेशन उसमें है ही। बहुत करते हैं ऐसा। अगर उसको करानी है, अगर उसको चाहिए तो उसका माइंड प्रोग्राम किया। वेट लॉस के लिए हिप्नोसिस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोलूँगा आज से तुम पतले हो गए, नहीं। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है मैं उसको हेल्दी डाइट के लिए प्रोग्राम कर सकता हूँ। हिप्नोसिस से आप वेट लॉस प्रोसेस को तेज़ कर सकते हो, आपकी बॉडी को प्रोग्राम करके, आपके मन को ये मैसेजेस दे के। जैसे लोग अफर्मेशन करते हैं और आप देखोगे कि लोग दावा करते हैं कि भाई मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, अफर्मेशन से कैंसर रिवर्स कर दिया। ऐसे बहुत सारे हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे आपको, इंटरव्यूज़ मिलेंगे। ये इस बात का एग्जाम्पल है, इस बात का लाइव प्रूफ है कि आप अगर अपने माइंड में सही मैसेजेस सही तरीके से फीड करते हो तो आपकी बॉडी बहुत कैपेबल है बहुत सारी चीज़ों को करने के। तो जिम जाना तो फिर भी एक एक्शन है। सर और क्या क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आते हैं? जैसे आपने बताया एक रियल लाइफ एग्जांपल मिसकैरेज वाला, और क्या क्या दिक्कतें, जैसे कोई कुछ चीज़ गुम जाती है, कोई हाँ आते हैं बिल्कुल आते हैं। लोगों को लगता है कि मैं उनका माइंड प्रोग्राम करके खोई हुई चीज़ उनको उनसे ढूंढ, या मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति है। लेकिन मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, हमने कुछ सेशंस में ऐसा भी किया है कि किसी को प्रोग्राम किया और उसको बोला कि तुम्हारी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, तुम्हारा जो विजन का एक्सपेंशन है वो बढ़ रहा है और इस वक्त तुम अपने घर पे हो और मुझे अपने घर पे देख के ये बताओ कि तुम्हारी घर में कौन कौन है और कौन किस कमरे में है, कौन किस जगह पे है। और 90% इन्फॉर्मेशन सच होती है उसी टाइम बैठे बैठे। यहाँ बैठे बैठे लोग उस ट्रांस स्टेट में। लेकिन होता कुछ ही सब्जेक्ट्स के साथ है, क्योंकि मैंने बताया ना हिप्नोटाइज करने से ज़्यादा हिप्नोटाइज होना एक स्किल है। जब आप ट्रांसेंड करते, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें किस बारे में बात करती हैं कि आप इस शरीर से बाहर निकल के और दूसरी दुनिया में चले जाते हो। जब आप हायर मेडिटेशन में जाते हो तो वो दूसरी दुनिया कोई अलग दुनिया नहीं है, इट्स अ डिफरेंट रेल्म। बेसिकली मैं अगर एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ और आप एक आईफोन यूज़र हो और मैं आपको एक ऐसी फ़ाइल भेजता हूँ या आप मुझे एक ऐसी फ़ाइल भेजते हो जिसको मेरा फ़ोन प्रोसेस नहीं कर सकता, तो मेरा ये कहना कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये गलत होगा। मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, मेरा फ़ोन कैपेबल नहीं है। सिमिलरली हिप्नोसिस से हर कोई सेम चीज़ फील नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई अगर फील कर पा रहा है तो ये उसकी स्किल है।
तो खोई हुई चीज़ ढूंढना, इसके लिए 1-2 सेशन, 2-3 बार हमने अलग अलग सेशन किए हैं जिसमें हम ये पूछते हैं कि वो इंसान कहाँ है, अपने मन में सोचो, उसके बारे में फील करो, महसूस करो और देखो तुम उसके सामने हो और आसपास क्या दिखाई दे रहा है। और जनरली ऐसा कब करते हैं, जब मान लो बच्चा गुम हो गया है या मदर को ऐसा कराना है सेशन, तो क्योंकि मदर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है बच्चे से। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अगर घर से बाहर हो और आप पूरे दिन से भूखे हो, शाम को अचानक से मम्मी रैंडमली कॉल करके गई, भाई कुछ खा ले यार, तू पूरे दिन से ऐसे ही घूम रहा है। ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। या आप यहाँ हो और आपको सडनली रात को जागते हो और आपको अनईजीनेस फील होती है, नेक्स्ट डे पता लगता है घर पे कुछ ऐसा हो गया था। तो क्या है ये, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो हाँ, वो गुम हो गई वाली चीज़ मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ वो सेशन, क्योंकि फिर वो लोग ना उसी चीज़ को सच मान लेते हैं और उनको लगता है यही सच है, फिर वो वाली चीज़ों में चला जाता है, चमत्कार वाली चीज़ों में चला जाता है। बट जब मैं नया नया लर्नर था तो मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ब्रेकअप इश्यूज़ के लिए लोग बहुत आते हैं, सर वो बंदी भुलवा दो, हाँ बस अब उस या लड़की मुझे उसके पास वापस जाना ही नहीं है। या फिर इस वाले इशू के लिए भी आते हैं, उसको हिप्नोटाइज कर दो, वो फिर से मेरे पास वापस आ भुलवा जाए। देते हो ऐसे आप? हाँ, इंसान कभी भूलता कुछ नहीं है, लेकिन आपको उसे याद करके कोई फीलिंग नहीं आती। और ऐसे भी आते होंगे सर उसका इंस्टाग्राम पासवर्ड निकलवा देना जरा उसका। हाँ, ये माइंड रीडिंग, जब भी मुझे स्टेज पे माइंड रीडिंग करते हुए देखते हैं लोग या स्टेज शोज में जब भी करता हूँ तो एक ना एक ऐसा मिलता है, अच्छा सुनो भाई साहब, हाँ इनका पासवर्ड बता दोगे एक बार। सर वैसे आप रिकवर कर सकते हो ऐसे हिप्नोटाइज करके पासवर्ड भी, मतलब जान सकते हो? हिप्नोटाइज करके हम डीप बरीड इन्फॉर्मेशन जो माइंड में है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि ऐसा हो ही जाता है। जैसे PLR, लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को बहुत ज़्यादा बड़ा बोलते हैं, वो हिप्नोसिस का पार्ट है। कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि सच में इंसान अपने पिछले ही जन्म में जाता है, लेकिन उसको रिमेडी मिलती है, वो ठीक होता है उससे। मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ कि वहम का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, हिप्नोसिस से आप वहम का भी इलाज कर सकते हो। और अगर वहम का इलाज करके आपने किसी को ठीक किया है तो फिर उसके लिए आप ही चमत्कारी हो। अब आपके अपने उसूल हैं, आप उस चमत्कार को कैसे यूज़ करते हो। आपको बाबा बनना है या थेरेपिस्ट बने रहना है। सर कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाए लाइव अभी हमारे साथ, कुछ बढ़िया मज़ा आ जाए। सब लोग हमेशा बात करते हैं कि कैसे, आपने सुना होगा एक बड़ी फेमस कोट है महात्मा बुद्ध की, यू आर व्हाट यू थिंक, तुम जैसे सोचते हो वैसे बन जाते हो, राइट? Yes, yes. इसी पे सब लोग बात करते हैं। तो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सोच कैसे हमें अफेक्ट करती है। अपने दोनों हाथ ऐसे सामने ले आइए और इमेजिन कीजिए कि आपने हाथों के बीच में मीडियम साइज़ बलून पकड़ा हुआ है और उस बलून को ध्यान से देखिए, उसको एक कलर दीजिए, एक साइज़ उसका देखिए, उसके टेक्सचर को हथेलियों में फील कीजिए और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब अपने बंद आंखों से उस सेम बलून को इमेजिन कीजिए, हथेलियों में फील कीजिए, टेक्सचर को फील कीजिए और इमेजिन कीजिए कि उसमें एक छोटा सा छेद हो गया है और उसमें से हवा निकल रही है और बलून छोटा हो रहा है। अब हाथ यहीं रखने, आंखें खोलिए, लुक एट द पोजीशन ऑफ योर हैंड्स। पहला सवाल, हाथ नीचे कर लीजिए। पहला सवाल, तूने ऐसे कैसा बलून मैंने ऐसे पकड़ लिया उसका मुंह की, उसकी हवा ऐसे हो गई तो यहाँ उसका हेड यहाँ आ गया बैलून का। साले यूं कैसे कर? तुम्हारा नीचे नहीं गिर जाएगा, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? मैंने तो ऐसे पकड़ लिया ना। वो डिपेंड करता है ना भाई, कौन से वाला बलून था, नॉर्मल बलून ही था ना या ट्रांसपेरेंट ज़्यादा दिख रहा था वो? नहीं मतलब वही नॉर्मल वाला था। ठीक है। सर ट्रांसपेरेंट से आपका क्या मतलब रहा है यहाँ पे? ट्रांसपेरेंट वाला तो फिर जो इन्होंने करा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता नहीं? हाँ। अच्छा, वापिस आते हैं। मेरा पहला सवाल, क्या सच में हाथों के बीच में कोई बलून था? नहीं नहीं। क्या मैंने कहा था हाथ नज़दीक आएंगे? नहीं। जब वहाँ कोई बलून नहीं था और कुछ ही सेकंड में आप उसको इमेजिन करके क्रिएट करते हो और उसका रिजल्ट ये आता है कि आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ आ जाती है। तो सोचो वो हज़ारों बलून्स जो हम सबके दिमाग में हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, वो बंदे के प्रति हेटरेड, इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे तो ऐसा होगा, कितने सारे बलून्स हैं हमारे दिमाग में, वो कैसे कैसे हमारी लाइफ को शेप करते हैं। हाँ। ये आपने जो अभी एक्सपीरियंस किया है, ये हिप्नोसिस ऐसा फील होता है। क्या आपको किसी भी पॉइंट पे लगा कि मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ? नहीं। क्या किसी भी पॉइंट पे लगा आप फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे, आपकी मर्जी के बिना कुछ हो रहा है? और बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस था, राइट? अब इसी एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है? अपने दोनों हाथ ऐसे सामने लाओ ले भाई। और अपनी उंगलियां ऐसे लॉक, एल्बोज ऐसे बेंड,
और अब ये दोनों फिंगर्स को ऐसे खोलना है और इन फिंगर्स में जो गैप है उस गैप को देखो बिल्कुल चेहरे के सामने ला के, और इमेजिन करो कि आपकी ये दोनों फिंगर्स मैग्नेट की बनी हुई हैं और धीरे धीरे इमेजिन करो कि एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं और जैसे जैसे एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं इनको आने दे रहे हैं और जैसे ही ये फिंगर एक दूसरे को टच करेंगी आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और जब आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है एंड जब आप सांस छोड़ोगे इमेजिन योर सेल्फ बिकमिंग मोर एंड मोर रिलैक्स्ड। विद ईच एंड एवरी ब्रेथ आई वॉन्ट यू टू फील मोर एंड मोर रिलैक्स। मैं 5 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगा, आपको इमेजिन करना है कि हर एक घटती हुई गिनती के साथ आप रिलैक्स हो रहे हो। 5 4 3 2 1 रिलैक्स और अपना पूरा ध्यान अपनी पलकों पे ले जाओ और फील करो कि आपकी पलकें एकदम शांत हैं और वो भारी होकर एक दूसरे से चिपकी हुई हैं और महसूस करो कि आंखों के चारों तरफ के मसल्स पूरी तरह से हैवी हैं और पलकें एक दूसरे पे चिपक गई हैं और जब आपको लगे कि वो पूरी तरह से स्टक हो गई हैं, चिपक गई हैं, मैं चाहता हूँ आप उनको हल्का सा खोलने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि वो डिफ़िकल्ट हैं एंड हार्डर यू ट्राई डिफ़िकल्ट इट गेट्स। हाँ, एंड नाउ ओपन योर आइज। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाथ नीचे कर लो। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आंखें खोलने के टाइम पे? चिपक नहीं थी। सेम थिंग हैपन विद यू? स्लाइटली। लेकिन उनकी अगर आप आंखें देखते तो उनके आईबॉल प्रॉपर ऊपर जा चुके थे, ही वाज ट्राइंग सो हार्ड, राइट? यहाँ से स्टार्ट होता है मस्कुलर कंट्रोल। तो अगर मैं इसी स्टेट को डीपर कर दूंगा तो मैं आपको जो सेंसेशन फील कराना चाहता हूँ वो करा सकता हूँ, जो इमोशन रिलीज़ करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जो डेवलप करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ऐसी पेन भी फील करवा सकते पेन रिलीज़ करने में हिप्नोसिस बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे ऐसे साइकोसोमैटिक पेन है जिनका कोई फिजिकल कॉज नहीं है लेकिन पेन है, तो इसका मतलब वो आपकी मेमोरी में है या इमोशन में है। वाओ सर आपने इसकी कोई स्टडी भी करी है, मतलब कुछ थ्योरीज बुक्स भी हैं ऐसी? बहुत सारी हैं, बहुत सारी। हिप्नोथेरेपी बहुत ही फेमस साइंस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस पर रिसर्च कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। और आप जब न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइकेट्री पढ़ते हो तो उसमें बाकायदा आपके पास ऑप्शन होता है, आप हिप्नोथेरेपी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मैंने सर कुछ रील्स देखी थी, अब वो पता नहीं हिप्नोसिस से रिलेटेड है किससे हैं, कि एक बंदा है और वो लेटा हुआ है और जो गुरु है उसका हाथ ऊपर है, टच नहीं कर रहा, बट वो बंदा लिटरली कहाँ रहा है, सब कुछ फील कर पा रहा है और हिल रहा है वो। तो वो भी क्या हिप्नोसिस का वो ही पार्ट होता है? एनर्जी हिप्नोसिस है। हम जैसे अभी ये एक एक्सपेरिमेंट किया, एक और क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने फिंगर्स कैसे टैप करो, फिंगर टिप्स को, और अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अभी कुछ सेकंड के बाद ना मैं आपको आपका लेफ्ट हैंड स्ट्रेट करने के लिए कहूँगा और राइट हैंड को कहूँगा कि आप एक फिंगर पॉइंट करो अपने लेफ्ट पाम की तरफ, और आपको अपनी उंगली ना अपने लेफ्ट हैंड की पाम से लगभग आधा 1 इंच दूर रखनी है, उसको टच नहीं करना है। अब मेरी तरफ देखो, अब ऐसे एक फिंगर पॉइंट करो हथेली की तरफ थोड़ा नज़दीक और एक सर्कल हवा में ऐसे सर्कल बनाओ और बताना हथेली पे सेंसेशन फील हो रही है क्या? स्लो स्लो स्लो, स्लाइड। हथेली उंगली के साथ साथ वो सेंसेशन फील हो रही है। अब ट्रायंगल बना के देखो, ये इतनी नहीं हो रही, सर्कल हो रहा था। हो रही है। अब कुछ और बना जो तेरे मन में आ रहा है वो बना। हाँ, ये भी ध्यान रखना कुछ अच्छा बनाना, क्योंकि मैं बता दूंगा फिर मन में तुम क्या क्या बना रहे हो? ठीक है, वो ही बना देता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कहने का कि ये जो सेंसेशन है ये क्या आप टच तो नहीं कर रहे, आप एनर्जी लेवल पे इस जैसे कप के अंदर अगर आप गर्म पानी डालोगे तो आप यहाँ से बता सकते हो इसके अंदर गर्म पानी है, ठंडा डालोगे तो आप यहाँ से बिना टच किए बता सकते हो इसके अंदर ठंडा पानी है, क्योंकि उसके अंदर जो भरा हुआ है उसका ऑरा बाहर तक है। सिमिलरली जब आप हायर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आप जो सोचते हो उसका ऑरा एक्सपैंड होता है। तो अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है और सामने जो पेशेंट है उसका ऑरा वीक है, तो आप जो इमोशन उसको ट्रांसमिट करना चाहोगे वो ईजिली उस पर एप्लीकेबल होंगे। आप जहाँ उसको बिना टच किए भी टच करोगे तो उसको फील होगा। इसके लिए दोनों का कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, मेंटल कम्युनिकेशन, उसका गुरु के प्रति समर्पण होना ज़रूरी है। ये एनर्जी हिप्नोसिस में सिखाता हूँ। और सर रो भी रहते हैं लोग, रो भी रहे होते हैं इन रील्स में लोग, लिटरली कि मतलब आंसू टपक रहे हैं इतने ज़्यादा, मतलब मैंने देखी तो ऐसी। मेरा एक केस था हिप्नोसिस में, मैं एक चीज़ सिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं एनर्जी हिप्नोसिस या मेस्मरिज्म भी बोलते हैं। उसमें वर्ड्स नहीं होते हैं, साइलेंट हिप्नोसिस होता है। इसमें ना एक मोमेंट आती है जिसको हम बोलते हैं मेस्मेरिक क्राइसिस या कैथारसिस एक तरीके का। मेरे पास एक बंदा आया भोपाल से,
वो अच्छा, भोपाल वाले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पंजाब से एक सरदार जी ने मेरी वर्कशॉप अटेंड करी। तो डे 2 पे मैंने जब उनके साथ ये एनर्जी हिप्नोसिस किया, सेम यही प्रोसेस, मैंने उनको नीचे लिटाया और मैंने उनके साथ हीलिंग करना स्टार्ट किया। मैंने उनके नेवल को एक्टिवेट किया। जब मैंने ये इस एरिया को एक्टिवेट किया एनर्जी से, वो रोने लग गए। मेरी कल भी वर्कशॉप ख़त्म हुई है। कल भी मैंने किसी को लिटाया, उसको ट्रांस में डाला। मैंने जैसे ही उसके माथे पे हाथ रखा ना और छाती पे हाथ रखा, वो खांसने लग गया ज़ोर ज़ोर से। उसका गला ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, ऐसे। मेरी अभी वीडियोस आएंगी तो मैं वो डालूंगा, आपको भी शेयर करूंगा। मैंने पूछा उससे, उन सरदार जी से पूछा पहले कि क्या फील हुआ आपका, आप रो क्यों रहे थे? बोलते हैं जैसे ही आपने मुझे स्टमक पे हाथ रखा ना, मुझे बहुत ज़ोर से रोना आया। मुझे ऐसा लगा कि लाइफ लॉन्ग बचपन से मेरे को हमेशा डांटा गया है। पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बड़े हुए तो फिर बड़े भाई थे 3, वो तीनों मुझे डांटते थे। शादी हुई तो फिर बच्चों के लिए सरेंडर कर दिया। टीचर बन गया तो सोशल प्रेशर इतना आ गया कि भाई समाज में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर। मैं पूरी ज़िंदगी ना अपने आप को सप्रेस्ड फील करता रहा। और पता नहीं क्यों, जैसे ही आपने वो मुझे स्टमक पे हाथ रखा ना, वो सप्रेशन एकदम से निकल के आया। एंगर, एग्रेशन सब एक साथ आया। एंड ऑल आई कुड डू, आई कुड क्राई ओनली। मैंने बोला हाउ यू फीलिंग नाउ? सो बोला बेटर। 3-4 दिन के बाद वो सरदार जी मुझे कॉल करके बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहता था, मेरा स्टमक, मुझे IBS बहुत जल्दी होता था, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता था। बिना किसी लेग्जेटिव के मैं लाइफ सोच ही नहीं सकता। मुझे रोज़ रात को या तो इसबगोल चाहिए या त्रिफला चाहिए या कोई दवाई चाहिए। बोलते एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फाइन नाउ। ऐसा लगता है कि कुछ इमोशंस की वजह से वहाँ ब्लॉक था और वो सब ठीक हो गया। अरे वाह सर, जैसे किसी को माइग्रेन है या साइनस की प्रॉब्लम है या कुछ किसी को फीवर आता है, रेगुलर कोल्ड होता रहता है, तो वो भी आप ऐसे ही ट्रीट करते हो? मतलब ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? हाँ आते हैं, पर ऐसे केसेस में ना मैं हमेशा कोई भी मेडिकल जो भी सिचुएशंस होती हैं, मैं हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ पहले, या उनको बोलता हूँ करने के लिए। क्योंकि ना तो मैं कोई भी हिप्नोथेरेपिस्ट अगर कैपेबल नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, तो उसको डील नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं सिखाता हूँ कि आप स्किज़ोफ्रेनिया में डील करो, बाइपोलर में डील नहीं, हैवी ड्रग एडिक्शन को डील करो, नहीं। उसका रीज़न क्या है, ये सब बीमारियां ना आपके ब्लड लाइन का पार्ट बन जाती हैं, तो उनको DNA से, ब्लड लाइन से तोड़ना ज़रूरी होता है। तो हिप्नोसिस बहुत पावरफुल है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप कर सकता है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक चुटकी आपने, जैसे आपने देखा होगा कि बाबा जी ने ऐसे चुटकी बजाई और कहा जा, हो गया तेरा दर्द खत्म, और वो ठीक हो जाता है। आजकल तो बड़ा आप देखते हो, मेरा यशु यशु करके लोग सब ठीक हो जाते हैं, हालेलुया करके ठीक हो जाते हैं। सर वो तो एक्टिंग ज़्यादा लगती है। वो एक्चुअल में वो हिप्नोसिस है दोस्त, पर उनको भी नहीं पता उनके साथ हो क्या रहा है। वो हिप्नोसिस की एक ऐसी अवस्था है जिसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन, वो भी ट्रांस है। क्या है ना, 100 लोग मिलके एक चीज़ पे यकीन करते हैं, तो 101वां इंसान अगर उनके आसपास है तो वो मानने लग जाता है, धीरे धीरे सरेंडर करने लगता वो एनर्जी डेवलप हो जाती है है। वहाँ पे। यस, सर अगर कोई लंगड़ा है, वो मानने लग गया कि मैं ठीक हो गया, वो चलने थोड़ी लग जाएगा, वो एक यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो लंगड़ा है वो फेक है, लेकिन जिनके पैरों में दर्द है वो उससे प्रेरणा लेके अपने आप को सेल्फ प्रोग्राम करके ठीक हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे गुरुजी ने, पिताजी ने, पापा जी बोलते हैं वो एक दूसरे से, पापा जी ने जैसे इसको टच किया है ना और ये ठीक हो गया, उसके तो पैर ही नहीं थे, मेरा तो पैर है, मैं तो वैसे ठीक हो जाऊंगा। देयर बिलीफ सिस्टम इज वर्किंग फॉर देम। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ स्टिक हो जाती है और वो फिर मैनिफेस्ट होती रहती है, फिर वो चीज़ हो भी जाती है। वो कालिदास की कहानी अगर आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है पता नहीं, कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने में इतना आतुर था कि वो नदी तैर के, एक रस्सी थी अंधेरे में, रस्सी पकड़ के महल पे चढ़ गया। तो उसने पूछा तुम आए कैसे हो? उसने बोला मैं बोट थी वहाँ पे, तो पता चलता है वो एक मुर्दे पे तैर के आया है, जिसको रस्सी समझ रहा है वो सांप है। तो आपका बिलीफ सिस्टम मोटिवेटेड है उस एक्सपीरियंस को करने के लिए, तो बीच के जो भी लेफ्ट राइट चीज़ें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उन बातों से। लोग यार कितनी मुश्किल चढ़ाइयाँ चढ़ जाते हैं बिलीफ सिस्टम की वजह से। आस्था ना वही है, तो वो भी एक तरीके का हिप्नोसिस है। सर कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे आपने नेम तो गैस कर ही लिया कि क्या नाम था, ऐसा सेंटेंस कुछ आप कंप्लीट गैस कर सकते हो कि मैं एक सेंटेंस क्या सोच रहा हूँ, पूरी लाइन? एक कमाल की चीज़ हम कर सकते हैं। हाँ बताओ। उससे पहले मुझे ये कुछ और एक्सपेरिमेंट करने होंगे। भाई आपके साथ करते हैं। मेंटलिज्म में 3 चीज़ें होती हैं, इन्फ्लुएंस, माइंड रीडिंग जिसको बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं, एंड इंट्यूशन। तो इन्फ्लुएंस होता है दूसरे के दिमाग को इन्फ्लुएंस करना। भाई ये आपको पता है क्या है, इसमें कितने नंबर होते हैं? 6। 1 2, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1। कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में सोचो। सोच लिया? अब जो भी नंबर आपने सोचा है वो टॉप पे होना चाहिए ऐसे, और उसके ऊपर दूसरा हाथ रख लेना।
ठीक है, और मैं अपना मुंह घुमा लेता हूँ, मैं भाई को देख लेता हूँ, शोल्डर पेन कैसा है, अब सही है। डन भाई। तू तो वही वाली हरकत कर रहा है, अब ठीक हो गया। बोलने लगी सर, हो गया। राइट, उस नंबर के बारे में सोचो। ब्रिंग योर हैंड फॉरवर्ड, लेट मी फील दिस। पता है, जब मैं नंबर्स बोल रहा था तो उस वक्त मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको एक छोटे नंबर के लिए आपके दिमाग में एक छोटा नंबर डालूं। अगर मैंने सही से इन्फ्लुएंस किया है तो नंबर 2 टॉप पे होना चाहिए। आपने नंबर 2 चूज़ किया था उस टाइम, नंबर 2, राइट। दिखा दे ऑडियंस को। तू ही है भाई। वाह, वाह जी वाह। एक काम करते हैं, सेकंड स्टेप, ये था इन्फ्लुएंस। सेकंड स्टेप माइंड रीडिंग, या जिससे बॉडी लैंग्वेज रीड करना। डाइस को ऐसे हाथ में ऐसे शेक करो, उसको रोल करो, और जो भी नंबर टॉप पे है सिर्फ वो देख लेना। इसको डाइस को एक बार रुक जाने दो, और जो नंबर टॉप पे है वो देख लेना। और हिला थोड़ा। अच्छा वही आ गया था क्या पहले? नहीं नहीं, इतना मेंटलिस्ट तो भाई भी हो गया। ज्यादा हिलाना चाहिए ना वो थोड़ा, नहीं है। कुछ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो। सर हो गया। ठीक है, अब उस नंबर के बारे में सोचो। मुझे लगता है वो दोबारा से उसको शेक करना चाहिए। फिर से करें। जस्ट थिंक अबाउट द नंबर, ढंग से कवर कर, दिख रही शेक इट अगेन। दिख गया आपको? नहीं, वो पहले 6 आया था, तो फिर भाई ने बोला और कोई नंबर करते हैं, अरे फिर क्या आया था ये बताओ। तो वही है बस। अब मैं उसके बाद फिर दूसरे स्टेप पे जाऊंगा। पहले चाहिए आया था। हाँ, लेकिन उस वो नहीं बताया उसके बाद। एक काम करते हैं, सुनो, ये कप खाली है, खाली कर देते हैं। हाँ इसको खाली करो। इट्स मेक इट मोर रैंडम आना चाहिए नंबर। और इसी बहाने भाई अपना वाटर इनटेक पूरा करते हुए, भाई कह रहा है ये हो क्या रहा है आज। मैं बता रहा हूँ, ये डाइस इसमें डालो, अब इसके ऊपर हाथ रखो। तो शेक करूं? हाँ, अब इसको शेक करो, और एक बार चेक कर लो, हर बार अलग नंबर आ रहा है ना। फिर से कर लेते हैं। ये डाइस हो तो नहीं है, एक ही नंबर आवे जिसमें। सर इसी बीच हमारा माइंड रीड कर लेते हैं, अब बता देंगे सेकंड थर्ड टाइम क्या आया था। और हिला। और हिलाऊं? सर आप दरअसल देख, उधर देखो सर आप। भाई शोल्डर पेन ठीक है, हो रहा है। सही तो है। क्या हो गया? अभी वाला ठीक है। ये वाला ठीक है। हाँ, तो इस नंबर को अपने माइंड में रिपीट करो बार बार। लेकिन कमाल की बात यह है, जब मैं बोल रहा हूँ इस नंबर को रिपीट करो, तो भाई का तो मन कर रहा है सच में ईमानदारी से इसी नंबर को रिपीट करने का, पर भाई का मन, उस भाई का मन नहीं कर रहा। हाँ, मन नहीं कर रहा कि यही वाले नंबर को मैं अपने दिमाग में रिपीट करूँ बार बार। खैर चलो कोई बात नहीं, मेरी तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, नंबर 3 है। 3 है। 3 है। अरे बाप रे, कुछ और सोचना चाहिए था ना। 6 एक काम करते हैं, सुनो, थर्ड स्टेप जो मैंने बताया, थर्ड एलिमेंट जो मेंटलिज्म का बताया, दैट्स कॉल्ड इंट्यूशन। नंबर को अच्छे से, डाइस को अच्छे से शेक करो, नंबर देखना ही मत, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं होगा कि मैं बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ कुछ। हाँ सही बात है। परफेक्ट है सर। लो जी, डन। समझना पड़ेगा मुझे भी, फील करना पड़ेगा यहाँ। एक बार फिर से शेक करो। सिर्फ फिर से शेक करने का लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब तक मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तब तक मैं उसको बता नहीं टच कर पाऊंगा लो, क्या है। आप टच कर सकते हो, इतनी अनुमति है। आपको क्या लगता है, आपने इतनी मेहनत की, अच्छे से डाइस रोल किया और सब कुछ किया, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वापस से नंबर 3 है, और आई एम श्योर नंबर 3 टॉप पे है। मुझे लग रहा है नंबर 4 है। मुझे लग रहा है 6। बहुत बढ़िया भाई, 1 और 2 में से कुछ बचा है, बोल दो आप। 4 है 4। 3 है। ये बताओ कि अगर आप टच ना करते तो आप लाओ लाओ लाओ, जल्दी जल्दी पैसे लाओ, सब लोग शर्त हार गए। सर एक बात बताओ, अगर आप टच ना करते, आप यहीं से बता सकते हो या आपको कनेक्ट होना पड़ता है? वो टच में मैजिक है। नहीं, ऐसा नहीं कि टच करना, पर्टिकुलरली टच करना ही ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछली बार वाला बताया था, ऐसे बता तो अभी भी सकते हैं, फिर से ट्राई करना क्या? हाँ, आप इधर देखे, मेरे को देखे देखे बता दोगे वहां क्या है। अच्छा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तगड़ा ही हिला इसको। हिल गया भाई। तू तो देख ले। अरे रुक जा, फिर से सर।
फिर से 3 आ, अब आप 3 ही ला रहे हो। सर मुझे लग रहा है कहीं वेट हो रखा मुझे है। लग रहा है सर यहाँ से कंट्रोल मार रहे हैं उसे। अपनी डाइस है हमारे पास। 3 आ गया तो अपनी मर्जी से घुमा के चेंज कर लो नंबर, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। चलो ठीक है, चेंज कर देता हूँ। सिंपल है भाई, वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। कर दिया, ठीक है सर। अब मैंने भाई को ऑप्शन दिया था कि अपनी मर्जी से चूज कर ले, उसके बाद भी अगर भाई 3 ही रखेगा टॉप पे तो मैं क्या कर सकता हूँ। 3 रखा था अरे बाप रे यार, ये कैसे हो रहा है भाई, ये तो उल्टा खेल रहा था। मैं सर ने कहा चेंज कर, मैंने 3 कर दिया, फिर सर ने पहले बड़ा नंबर था भाई ने, फिर उसको पलट के 3 कर दिया, और पलटा भी ऐसे इस तरफ से इस तरफ पलटा था। हाँ पहले 5 था। वाह सर यार, वाह यार, वेरी सर आप तो फ्लिप कर रहे। सर आपके लिए तो सर Crazy कितनी क्लैपिंग करे कम। सर आपने स्टार्टिंग में भी इनसे कुछ सवाल पूछे थे, वो पूछ लो इनसे, वो रह गए हैं। सर यहाँ पर भी 3 नहीं रखी गई, अभी रैंडम नहीं रखी मैंने, 3 आ गया। तो भाई आप इमेजिन करो कि आप एक पार्टी में हो। सर सॉरी कट कर रहा हूँ आपको। अभी ऑडियंस को अगर पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, फिर से बता देते हैं। जो हमने सर ने एक्चुअली में स्टार्टिंग में हमको कुछ लिखने के लिए कहा था, जो सर ने पीयूष का बताया था ओल्ड फ्रेंड, शुभम ने लिखा था इसका क्रश क्या है, मैंने लिखा था माय ड्रीम डेट। तो अब सर शुभम का क्रश गेस करने वाला। हाँ, और वो जो लिखा था उसके बारे में एग्जैक्टली बताओ कि वो मैं इस घर में नहीं था, मैं यहाँ रूम में नहीं था, वो पेपर आपकी जेब में है। हाँ हमारी जेब में, और हमें पता है कि इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, ये पता है हमको। हाँ, हम तीनों को अपने आंसर्स पता है और बहुत रैंडम ली हमने सोच के लिखे थे। तेरे को मेरा पता, तूने देखा था मेरा? नहीं, मेरे को तेरा नहीं पता। तो चलो दोस्ती टेस्ट करेंगे फिर इस बार तो देखते हैं। तो बट यू नो व्हाट ही रोट, राइट? ओके, तो यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी जिस पे आपको क्रश है, राइट? ऐसा ही ना, क्रश है ना, राइट? ओके, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उतना स्ट्रांगली फील नहीं कर पा रहे, अपनी आंखें बंद करो। स्टिल रहा है। हाँ, और इमेजिन करो कि आप एक पार्टी में हो और आप उस पार्टी में फुल एंजॉय कर रहे हो एकदम, और आप देखते हो कि दूर कोने में ना हल्की सी लाइट जल रही है और वहाँ एक लड़की बैठी है, और आप अपने आप को रोक नहीं पाते, आप जाके उससे मिलते हो और जाके उसको देखते हो, और वो आपकी क्रश है, और आपको समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अब उस लड़की का चेहरा अपने सामने क्लियरली लाओ, मेरी तरफ देखो आंखें खोल के। गिव मी योर हैंड, I just repeat that name again and again. It's a famous name. Thinking of a Bollywood celebrity. सरनेम कपूर है, बट वो कपूर डायनेस्टी वाली कपूर नहीं है। श्रद्धा कपूर। भाई यार, ये कैसे कर रहे हो सर आप? अब मैंने तो कोई नाम बोर्ड पे भी नहीं लिखा कि आप अल्फाबेट पढ़ लो या कुछ कर लो। हाँ तो ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता जानवी मैं। कपूर भी बोल सकते थे। हाँ, आप जानवी कपूर भी बोल सकते थे। पर मेरे लिए सबसे कमाल की बात यह है कि भाई ने कपूर चूज किया, पर ये तो रैंडम कपूर, ऐसा कुछ ऐसा खा वो वाला कपूर में से नहीं। सर नहीं, वो भी अच्छी कपूर है सर। हाँ मतलब वो कपूर डायनेस्टी में से नहीं। हाँ मतलब वो कपूर, श्रद्धा कपूर तो है ही भाई। पर श्रद्धा ही क्यों वो कैसे बोलते? अगर आप बिना हाथ नहीं पकड़ते तो कर लेते आप गैस? हाँ बिल्कुल कर लेता, जैसे मैं अभी भाई के साथ करूंगा, ठीक है, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा, और क्या करते हैं। पर कुछ किसी तरीके से तो मुझे चाहिए ना उनके साथ, मैं एक एनर्जी के लेवल पे कनेक्ट कर सकूं। ओके, अपना हाथ ऐसे सामने लाओ एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट नेम। मेरी तरफ देखो। तो ये जो भी नाम है, ये लड़की जो भी है, इसके साथ तुम एक ड्रीम डेट पे जाना चाहते हो, राइट? ओके भाई, ये बॉलीवुड से नहीं है, बॉलीवुड से नहीं है। कंप्लीट नाम लिखा है तुमने, जैसे उसने श्रद्धा कपूर लिखा था। लास्ट नेम बड़ा है, फर्स्ट नेम छोटा है। यार मैं रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, सर को और क्यों मिल जाएगी? अरे ब्लैंक है, ब्लैंक। भाई क्यों, मतलब लेकिन अच्छी चॉइस है एक ड्रीम डेट पे जाने के लिए, सारा तेंदुलकर के साथ। ओला पेपर दिखाया जाए, पेपर। यार ये कैसे हो रहा है सर? पेपर तो यहाँ है, लेकिन ये हो कैसे रहा है यार घर से पर्चा लिख के लाए हैं। सर सारा तेंदुलकर है बहुत ब्यूटीफुल। आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ भाई। सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस एक तरफ है, सारा तेंदुलकर एक तरफ है। देख लो भाई, अगर सबको दिख रहा है तो।
क्रश इसका था, ये इसका था, ड्रीम डेट मेरी थी। सर आपने ये जो किया हमारे साथ, ये तो बहुत ही अनोखा, बहुत ही डिफरेंट था, बहुत यूनिक। हम लोग तीनों अचंभे में आ गए, लेकिन बहुत ही तगड़ा किया आपने जो भी किया। अब हम फिर से कुछ नया करने वाले हैं। मैंने अपने वॉलेट में ना कुछ पहले, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। तो मैं कुछ आप लोगों की पर्सनालिटी के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था, कुछ अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च कर रहा था। तो ना मैं अब कुछ सवाल पूछूंगा और वो सवालों के जवाब ना बिल्कुल रैंडम देना, बिल्कुल रैंडम, मतलब इतना रैंडम देना कि वो आपको भी ना पता हो कि ये सवाल का जवाब मुझे ये देना था। पूछा नाम और बता दी जगह, ऐसे इतना रैंडम? मैं ऐसी ही जगह, ऐसा ही नाम पूछूंगा, मैं किसी जगह का नाम पूछूंगा। ठीक है। ठीक है, तो आपको कोई ऐसी रैंडम सी जगह बोलनी है, भले ही आप बोल दो अट्टा बाजार, ठीक है। इतना रैंडम। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि भाई मैं पेरिस ही जाना चाहता हूँ। ओके जी, ओके। ऑलराइट। तो क्वेश्चन अभी आप पुट अप करोगे ना? हाँ, आप तीन जनों से मैं एक एक सवाल पूछूंगा। तो आपको कल्पना करनी है कि आप तीनों जैसे अभी घूमने जा रहे हो, ऐसी ही एक और जगह पे घूमने जा रहे हो। और आप सबसे पहले तो आप अपनी ड्रीम डेट पे जा रहे हो और आपने एक लोकेशन अपने माइंड में चूज़ की। इमेजिन करो ग्लोब है आपके सामने टेबल पे रखा हुआ है, आपने ग्लोब को ऐसे घुमाया 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 और एक जगह पे उंगली रख दी। वो जिस जगह पे आपने उंगली रखी है वो क्या जगह है? अब एकदम चटक सोचनी है तो रुक जाओ सर। इस टाइम पे डेट नहीं आती दिमाग में, जगह ही नहीं आती, रुक जाओ। चलो ठीक है, हाँ, नहीं बता सकते हो। मैं आपको बता दूँ। हाँ, बता सकते हो सबको। मैं यहाँ पे DLF मॉल ऑफ इंडिया। DLF मॉल, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्टर वाला या कोई DLF मॉल? DLF मॉल। DLF मॉल, डीएलएफ में कौन जाए डेट में? चला गया, और अनोखी। ठीक है भाई, जा सकता है DLF। ठीक है, ठीक है। पिछली बार क्योंकि आपने अपने दोस्त के बारे में सोचा था, इस बार आपको एक अलग चीज़ सोचने के लिए कहूँगा। तो भाई DLF पे ड्रीम डेट पे जाना चाहता है और किस लड़की के साथ भाई को जाना चाहिए, वो नाम क्या होगा? वो वाला मत लियो जो पेपर पे लिखा था। भाई सोच कोई और रहा है, नाम कोई और दिमाग में आ रहा है, फिर भाई ये भी सोच रहा है उसके साथ जाता हुआ ठीक भी नहीं लगेगा। भाई सोच रहा है ऐसे कोई ऐसी दूँ जिसका टाइम खराब हो जाए, एकदम सड़ियल। आपको बतानी है, ऐसे सोचना है? हाँ, नहीं बतानी है, बताना है बता बिल्कुल। दो हाँ सीधा हाँ हाँ। आपको। अच्छा, रैंडम नाम दे ले कोई भी। त्रिशा। शनाया। शनाया, मतलब इतना रैंडम करने के बाद भी शनाया? मंजुलिका दे दे, चल मंजुलिका। नहीं, हम शनाया पे रहेंगे क्योंकि फर्स्ट थॉट वही आया। हाँ, भाई अब एक फनी चीज़ है, ठीक है जी। ये लड़का शनाया के साथ DLF मॉल जा रहा है, और ये भाई जा रहा है फ्लाइट से। फ्लाइट से जा रहा तो है। बताओ इसका सीट नंबर क्या होगा? सीट नंबर होगा 17A और 17B दोनों का। ना भाई का बताओ। 17A। 17A। तो मतलब आप ने चूज़ किया शनाया, आपने चूज़ किया लोकेशन DLF मॉल और आपने चूज़ किया 17A। तो भाई 17A पे बैठ के शनाया के साथ DLF मॉल जा रहा है। हाँ, अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था, मैंने बताया ना बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने दिमाग में सोची। आपने वॉलेट में पर्ची है क्या जिसमें ये सब लिखा हुआ है? भाई ये मत कर देना यार, भाई मैं पागल हो जाऊंगा अगर सही सब कुछ सही निकल यार गया। ये क्या हो गया? चलो देखते हैं। अरे ऐसे ऐसा ही हो जाएगा, ये तो सही नहीं होगा। वेट, इनफैक्ट आई डोंट वांट टू टच इट, यू पुल इट आउट। ठीक है जी। What the fuck? क्या लिखा है? प्लानिंग अ ट्रिप टू DLF। भाई ये कैसे हो सकता है यार? इस पे लिखा है प्लानिंग अ ट्रिप टू DLF मॉल विद शनाया एंड माय सीट नंबर इज 17A। थैंक यू जेंटलमैन, दिस वाज मच टाइम विद यू। ये हो नहीं सकता कि ये हमारे सामने लिखा गया हो या कहीं भी हमारे नोन में लिखा गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे अभी पूछा गया है और इसमें मतलब कोई शक नहीं हो सकता कि भाई, मतलब जब भाई मैं सच बता रहा हूँ, बादशाह बाजी आए थे यहाँ पे, वो IGT के जज थे। हमने उनसे पूछा भाई जब ये मेंटलिस्ट वगैरह ये ट्रिक्स करते हैं तो सच होती है नहीं होती? तो कहते हैं सच होती है। पर मैं मानता नहीं था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जजेस का ऐसा रिएक्शन आ रहा है इतना रैंडम। और भाई आज तो फट गई भाई यार।
भाई यार वॉलेट यहाँ रखा है, कोई भी ऐसा टूल कैसे हो सकता है जिसपे ये लिखा हो? और भाई हमारे सोचे हुए नाम कैसे लिखे ऑलरेडी? यार कोई और नंबर, तू भी कोई और नाम ले सकता था, मैं भी ले सकता था, और मैं सीट नंबर भी कोई और ले सकता था। मैंने कहा नहीं शनाया ही बोलूंगा। त्रशा और शनाया में अगर गड़बड़ हो जाती तो हो जाती फिर, या मंजुलिका में। वो तो ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता। पर ये आपने कब लिखा सीरियसली? दिखाइयो। मैं जब आ रहा था उस टाइम मैं डिसाइड कर रहा था बहुत सारी चीज़ें, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। तो दिस इज कॉल्ड आई क्रिएटेड ए प्रेडिक्शन। मेंटलिज्म में हम 2-3 चीज़ें करते हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं, हम अच्छा एक चीज और बताओ कि क्या यार समटाइम्स इफ इट इज़ वेरी परफेक्ट तो आपको वो भी पचता नहीं है ना लोगों को। नहीं पच रहा? मुझे तो ये लग रहा है कि आपने 2-3 पर्ची रखी हुई है, अगर कोई और नाम होते तो आप वो निकाल देते, ऐसा भी है? नहीं मतलब और तो क्या निकालता मैं। एक और कर सकते हैं ऐसा कुछ? You're right, ऐसा है। एक और करें? सब चीजें साइड में कर देते हैं। मैं आपका फोन यूज करता हूँ, आपके फोन में मुझे सफारी वो क्या क्रोम खोल के दो। क्रोम खोल के देता हूँ आपको। सफारी खोल दूं? क्रोम है नहीं। सफारी खोल लो। एक सेकंड, नया टैब खोलता हूँ। ये लो भाई, गूगल खोल दूं या ये लो भाई, ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है? सफारी का टैब है। चलो जी। ओ भाई यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा लग रहा था कि कोई, ऐसा लगता था कोई हमारे सामने करेगा, हम तो तुरंत पकड़ लेंगे। तगड़ी चीज है, बढ़िया। दिल्ली के होश उड़ गए। दिल्ली कह रहा है ये भी हो सकता दिल्ली सोच रहा था मेरे को नहीं बना है। दिल्ली कह रहा है अब कैसे काउंटर करूं? ओके नहीं कुछ तो देखो है ही, हाथ की सफाई तो है देखो, तभी तो हमसे आगे। तभी मैं गूगल पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की इमेजेस ढूंढते हैं। आ गई? खुल रहा है, टाइम ले रहा है। नेट नहीं चल रहा क्या? वाईफाई नहीं चल रहा क्या? आ गई आ गई। अब मैं एक बार आपको देख लूं और फिर ये सारी इमेजेस देख लूं, देन आई एम प्रेडिक्टिंग समथिंग। मेरे को कुछ सोचना भी है क्या? ठीक। मैं मन में कई नाम घुमाए जा रहा था सर को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा बता दिया यार, बताना नहीं था। आपकी एक्सरसाइज को मुझे उसके अब मुझे चेंज करना पड़ेगा आपके परसेप्शन के हिसाब से चीज़ों को। ओ गलत बता दिया फिर तो मैंने। आंखें बंद करो। आंखें बंद। ऐसे पकड़ के रखना। ये अच्छा भाई ये बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, आपको ऐसे स्क्रॉल करना है हाँ और जहाँ भी आपका मन करे वहाँ टैप कर देना। ठीक है। ठीक है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख के मेरी तरफ स्क्रॉल करो। मतलब इधर ना देखूं? क्योंकि वो रैंडम होना चाहिए सिलेक्शन। जहाँ भी मन करे रोक दूं, जहाँ भी मन करे रोक दूं। टैप कर दो बकायदा, छोड़ दो, मतलब ऐसा स्क्रॉल करो और देन टैप कर दो किसी भी इमेज। ठीक है ठीक है। अरे तो सबसे पहले खुली हुई। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है बस ठीक है। ये पूरा स्क्रॉल किया आपने और आपने एक मैंने पूरा स्क्रॉल करा, ये हो गया, गलती से हो गया। हाँ। मेरा इंटेंट नहीं था पर ये खुल गई। ठीक है, बट मैं कहूंगा रैंडम है। आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा पर्पस ही ये था कि आप मेरे को देखते हुए इसको करो, ताकि किसी भी तरीके से मैं आपको इन्फ्लुएंस ना करूं और किसी भी तरीके से आप इन्फ्लुएंस हो गए कि ये सुंदर लग रहा है, ये कम सुंदर लग रहा है। राइट, तो हमने सिलेक्शन किया है दीपिका पादुकोण। अच्छा, और मैंने उनको पहले कुछ लिख के दिया था। यार ये क्या वक्त भाई मैंने ऊपर गया, मुझे लगा यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, मुझे लगा फोटो खत्म हो गई, फिर मैं ऊपर आया। अबे अपने आप हो गया, अपने आप, मैंने नहीं करा। और वो तो दिख भी नहीं रहा था दीपिका है कौन है, अपने आप खुल गई। और भाई ये आपका फ़ोन है, ये आपका फ़ोन है, इसको रखो अपनी जेब में, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर इसमें से कोई और आपको अचानक से क्रेडिट डेबिट का मैसेज आ जाए, फिर आप मुझे बोलो। अरे भाई साहब सही कह रहे।
भाई वैसे कई फोटोज हैं यार, उसी की फोटो कैसे खुल गई? एटीएम पिन निकलवा सकते हो आप? करना एक ऐसा कार्ड है जो एक्सपायर हो रखा है, उसका कर। ये जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये ऐसी रिक्वेस्ट इनबॉक्स में बहुत सारी ये आई सब मत करो भाई, ऑडियंस भी फिर यही रिक्वेस्ट करेगी। तो फिर लोगों को लगता है कि हाँ हम ऐसा ही करने के लिए मेंटलिज्म सीखे हैं। और ये और कोई ट्रिक है सर आपके पिटारे में, या फिर हम एंड कर सकते हैं पॉडकास्ट को? बहुत तगड़ी, मतलब ऐसी होगी एकदम तगड़ी। कभी सर फेल हुआ है? कभी जब आप इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पे करते हो, या कभी फेल हुआ है? फेल जैसा नहीं हुआ एग्जैक्टली, लेकिन अगर हुआ भी है तो वो हमें पता होता है कि ये फेल हो गया है, दूसरे को नहीं पता होता है, दूसरे को नहीं बट पता। ट्रिक सक्सेसफुल होती है। कई बार सक्सेसफुल नहीं होती तो उसका आउटकम वो एक आर्टिस्ट होने के नाते आपको ये समझ में आ जाता है यार कि कैसे मैनिपुलेट करना है चीज़ों को, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। जैसे जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो उसके बाद आप बोलो कि डाइस को दोबारा रोल कर लो। तो अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इतना रैंडम होने के बाद, इतना रैंडम प्रेडिक्शन करने के बाद, व्हाट डू यू थिंक कि भाई ऐसा कुछ वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सोचो। चलो, आपने देखा होगा मेंटलिस्ट सबके एक दूसरे के पास लोगों के पासवर्ड रिवील करते हैं। अगर मैं आप लोगों से अपने फ़ोन का पासवर्ड रिवील कराऊं तो? हाँ सर, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मजा आएगा इसमें, ये करते हैं। दूसरा वाला निकाला है सर, मेन वाला नहीं निकाला। हाँ, दूसरा वाला निकाला है भाई। ऐसे पासवर्ड ऐसे रैंडमली, मतलब समझो थोड़ा क्रिएट करने में। अभी आप क्रिएट कर रहे हो? नहीं, क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो आपके फ़ोन में 4 डिजिट पासवर्ड है या 6 डिजिट है? मेरे में 6 है। आपके में 4 डिजिट है। तो ये जेंटलमैन बहुत इजी गोइंग है ना, मतलब इस तरीके से। मेरे फ़ोन में भी एक 4 डिजिट पासवर्ड है। पहले कुछ रैंडम पासवर्ड बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे रैंडम होता है, लोग क्या डालते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबसे कॉमन पासवर्ड है ये। रॉन्ग पिन, मैंने ये नहीं डाला हुआ है। दूसरा कॉमन क्या होता है, या तो ऐसे या फिर 0 0 0 0, या फिर L होता है 0 0 0 0, नहीं खुल रहा है। फिर आता है एक ऐसा पासवर्ड जो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, हमें लगता है कॉम्प्लिकेटेड है यार। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आपका पासवर्ड है वही मेरा पासवर्ड हो? अरे यार ये मत बोलो यार। भाई बहुत बिल्कुल नहीं है। अरे यार ये कैसे? बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है ना। देखो मैं एक्सपेक्टेशंस कैसे रेज कर रहा हूँ, आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही कुछ होने वाला है। एक काम करो, आपको पता है इनका पासवर्ड? इसे सर कुछ नहीं पता, इसे कुछ याद ही नहीं रहता। आपको पता है इनका पासवर्ड? हाँ ठीक है, मतलब जहाँ तक मुझे लास्ट वाला तो- याद है। तो पकड़ो। नहीं, मैं चेक करता हूँ। हाँ इधर देखो, इधर किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं, अभी नहीं। मैं अपना मुंह घुमा रहा हूँ, एक बार इनका पासवर्ड डालना, डाल के रुक जाना। डाल के रुक जाओ। ठीक है। ठीक है, ओके करके देखो खुलता है क्या? नहीं खुला ना। हाँ, ऐसे थोड़ी होगा यार, मतलब इनका और मेरा पासवर्ड सेम कैसे हो सकता तूने है? क्या डाला है? बताना नहीं, रुको क्यों सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। अच्छा, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना माइंड बिल्कुल खाली कर लो। इमेजिन करो कि आपके सामने ना एक बड़ा सा बॉल है, उस बाउल के अंदर बहुत सारी पर्चियाँ पड़ी हैं और हर एक पर्ची पे एक सिंगल डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो अपना हाथ ऐसे सामने लाओ, तीनों जन ऐसे अपना हाथ सामने लाओ और उस बॉल में हाथ डालो और पर्चियाँ ऐसे घुमाओ और एक पर्ची पकड़ लो। ठीक है, एक एक पर्ची निकाल लो। मुझे लग रहा है कि आप सबसे सही बंदे हो इसके लिए। जो नंबर सामने लिखा हुआ बताओ ज़रा, इधर देखो मेरी तरफ। 8। दूसरी पर्ची निकालो, तब तक मैं आपसे 8 पे रहेंगे। ये वो फेलियर हो गया जिस पे आप रीटेक करवाते हैं। 8 पे रहेंगे। ठीक है। मेरी तरफ देखो, नंबर बताओ। 9। 8 पहले रखना है या 9 पहले रखना है? इसका सुन लेते हैं पहले। ओके भाई, मेरी तरफ देखो, नंबर बताओ। 6। तो क्या रखना है? 6 8 9 पहले रखना है, 8 9 6 रखना है, क्या रखना है? सर सुनो, जो भी रखना है 3 डिजिट्स है ना इसमें। रुको 8 को पकड़ना है, पर्ची दूसरी उठाऊं? नहीं, 8 से चलते हैं। 8 9 काफ़ी इन्फ्लुएंस लग रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो 6 आ रहे हैं। ठीक है, एक रैंडम नंबर किसी क्रू मेंबर से पूछो। कान में आके बताए शुभम के। दीप कान में नहीं, लाउडली बता भाई सकते। से बता दे नंबर। 1 1 लुक एट दिस। क्या? यो क्या हो रहा?
भाई थैंक यू। भाई आप तो कह रहे थे दूसरी पर्ची निकालो, मैं निकाल लेता फिर। हाँ निकाल सकते थे पर मैंने निकालने नहीं दी भाई। शिट भाई, वाह भाई वाह यार। भाई हमारा तो दिमाग बिल्कुल ब्लो हो चुका है, और मैं तो थैंक यू करूंगा सर को। थैंक यू सो मच सर, आप आए यहाँ पर और हमने बहुत सारी ज्ञान की चर्चा भी करी, हिप्नोथेरेपी से हम क्या क्या कर सकते हैं, और हमने बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी करी। और मैं जनता को बताना चाहूँगा कि सर जो हैं वो एक्सपर्ट है थेरेपीज़ में, और ये कंसल्ट भी करते हैं, इनके कोर्सेज भी हैं। तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सर को कैसे रीच आउट करना है आप सीख भी सकते हैं, आप अपने थेरेपीज़ भी बुक कर सकते हैं। और सर जाते जाते आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ को आप लोग बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। अगर आपका माइंड सही तरीके से प्रोग्राम है तो लाइफ प्रोग्राम हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को शेयर कर दो, और बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो भाई, और ऐसे लोगों से बच के रहो थोड़ा सा। क्या फ़ायदा हुआ भाई इतना ज्ञान देने का? नहीं भाई, जेन्युइनली जैसा सर ने कहा, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। हमने लाइव एक्सरसाइजेस भी देखी, तो ज़रूर कनेक्ट करें सर के साथ, और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। चलो जी, सी यू।